नमस्कार दोस्तों, कंपनी एक्ट के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट के सेक्शन 6 से लेकर 10A तक के जितने भी सेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 6 है वो क्या कहता है? एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। इसका मतलब है कि जो कंपनी का मेमोरेंडम है या कंपनी कोई आर्टिकल है या कंपनी का कोई भी एग्रीमेंट है वो क्या करता है कि कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? हम देंगे कंपनी एक्ट को। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा? कंपनी एक्ट प्रिवील करेगा। प्रिवील का मतलब होता है कि हम मेमोरेंडम और आर्टिकल या कोई भी एग्रीमेंट को न मान के कंपनी एक्ट को मानेंगे। कंपनी एक्ट में जो कुछ भी बताया गया है उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 10 जो सेक्शन 6 है हमें यही बताता है कि जो एक्ट है टू बी ओवरराइड है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से। ठीक है, कि जो एक्ट है और जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम एक्ट के अंडर ही आएंगे। ठीक है, इनमें हमें एक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा यदि मेमोरेंडम इसके एक्ट के अगेंस्ट जाते हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 10 और सेक्शन 6। ठीक है, और सेक्शन 7 है वो क्या कहता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ऑफ कंपनी। कंपनी को रजिस्टर्ड होने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? आरओसी के पास। आरओसी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कंपनी को आरओसी को क्या क्या रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं भी रजिस्टर्ड होने के लिए उसके जो मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं वो उनको देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो कंपनी के जो केस में होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है एमओए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, और जो हमारे डायरेक्टर की डिटेल होती है, डिटेल्स होती है, और हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन होता है वो जमा करवाना होता है। ठीक है, और क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल होती है। डिटेल्स होती है। ठीक है, तो कंपनी को आरओसी के पास रजिस्टर्ड होने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है ये होने जरूरी है। ठीक है, कंपनी के पास जो ये डॉक्यूमेंट है कंप्लीट है तो क्या आरओसी कंपनी को क्या देती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ जो इनकॉर्पोरेशन है वो क्या करते हैं? इशू करती है।
ठीक है, तो ये सबूत हो जाता है कि कंपनी आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड है और कंपनी एक लीगली रजिस्टर्ड कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 ये हमें ये बताता है, ठीक है, कि कंपनी को रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है वो जमा करवाने पड़ते हैं आरओसी के पास। ठीक है, सेक्शन जो 8 है हमारा वो क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सेक्शन बेसिकली जो हमारी जो एनपीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ नॉन प्रॉफिट कंपनीज होगी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी कंपनीज वगैरह होती है जो जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोसाइटी की सेवा करना है या एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन को बढ़ावा देना, प्रमोट टू रिसर्च, प्रमोट सोसाइटी। ठीक है, तो इनके बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि रिसर्च को बढ़ावा दे दिया, सोसाइटी को प्रमोट करना हो गया, ठीक है, या हमारी चैरिटीज होगी, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इनको बेसिक मोटिव यही होता है। और क्या होता है, ये जो भी प्रॉफिट्स वगैरह कमाएगी, ठीक है, वो क्या होता है, इनका प्रॉफिट्स मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट न होकर इनके जो ऑब्जेक्ट हैं उसको अचीव करने में यूज हो जाता है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और बेसिकली इस टाइप की जो एनपीओ जो कंपनीज होती हैं वो क्या होती है, इनको बेनिफिट कहाँ मिलता है, लीगल रिलैक्सेशन में। ठीक है, वहां पर इनको कुछ बेनिफिट वगैरह मिल जाते हैं। सेक्शन हमारा 9, सेक्शन 9 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, तब क्या होगा, कंपनी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। रजिस्टर्ड होने के बाद क्या बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। और क्या बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद उसका अपना अलग अस्तित्व बन जाता है। ठीक है, वो अपने नाम पर बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है
कोई भी अकाउंट्स वगैरह ओपन करवाने हैं, ठीक है, तो वो करवा सकती है। उसका अपना एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है, अलग अलग पर्सन बन चुका है, जिसमें जो ओनर होते हैं, ओनर्स हैं, और जो कंपनी है वो क्या है, अलग अलग है मेंबर। ओनर्स मेंबर ये क्या है, कंपनी का अपना अलग अस्तित्व हो गया, मेंबर्स का अपना अलग अस्तित्व हो गया। कंपनी है, कोई भी बिजनेस वगैरह करेगी वो अपने नाम पर करेगी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदेगी वो अपने नाम पर खरीदेगी। किसी से भी लेन देन वगैरह करना है वो क्या है, कंपनी के नाम पर होगा, न कि किसी स्पेसिफिक मेंबर्स के नाम पे, ठीक है। तो ये बताता है हमें इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि इफेक्ट क्या पड़ता है रजिस्ट्रेशन का कंपनी पे, ठीक है। इफेक्ट यही पड़ता है क्योंकि कंपनी क्या है, अपने नाम पे हर वो काम कर सकती है, ठीक है, जो क्या है, एक उसको एक लीगली बाध्य करता है, लीगली बाध्य करता है उस काम को करने के लिए, कि कोई भी कंपनी अपने नाम पर कुछ भी कर सकती है, ठीक है, कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी बेच सकती है, ठीक है, कुछ भी हमारे कुछ भी लैंड वगैरह खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 10 है जो हमारा, वो क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कि मेमोरेंडम का और आर्टिकल का इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जो मेमोरेंडम है हमारा वो क्या करता है कि कंपनी को एंड जो ओनर है या मेंबर्स हैं, ठीक है, ओनर हैं, उनको क्या करता है, बाइंडिंग का कार्य करता है, इनको बांधने का कार्य करता है आपस में, ठीक है, क्योंकि कंपनी को और जो मेंबर्स हैं उनको कार्य किसके अंडर रहकर करना पड़ता है, मेमोरेंडम के अंदर, ठीक है। मेमोरेंडम में जो कुछ भी कहा गया है उसके अकॉर्डिंग इनको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने आर्टिकल में पढ़ा था, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है, ऑफ शेयर का जो प्रोसेस है वो किसने दिया हुआ, आर्टिकल में। अब किसी भी जो शेयर होल्डर को ट्रांसफर करने हैं शेयर, ठीक है, तो उसको प्रोसेस जो मैम आर्टिकल के अंदर दिया गया है वही फॉलो करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई फॉलो नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये बताता है कि जो मेमोरेंडम है और जो आर्टिकल है ये हमें कंपनी को और जो ओनर्स है या मेंबर्स है उनको बांधने का कार्य करता है, ठीक है। और सेक्शन हमारा जो 10A है, जो लास्ट सेक्शन है, वो क्या कहता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उससे पहले के बारे में बताता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड होने पर उसको जो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने होते हैं, इसमें एक फॉर्म होता है INC 20A फॉर्म होता है। वो क्या होता है, इसको जो ROC होती है,
उसके पास जमा करवाना होता है। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया है। देखो इस ये बताता है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कि कंपनी को एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो होता हमारा INC-20A। ठीक है, ये फॉर्म होता है। इस फॉर्म में, और ये फॉर्म जमा कौन करवाता है? डायरेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, ये फॉर्म जमा करवाते हैं आरओसी के पास। आरओसी के पास। ठीक है, इसमें डायरेक्टर ये क्लियर करते हैं कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उन्होंने जो शेयर होल्ड किए हैं उनका पैसा डिपॉजिट करवाया है या नहीं करवाया है। ठीक है, तो इसमें यही डिक्लेयर किया होता है कि शेयर हमने कंपनी का जो पैसा है, शेयर्स का पैसा है, वो शेयर होल्डर की तरफ से आ गया है या नहीं आया है। जो नहीं आया है तो उन्होंने उसमें शेयर होल्डर की तरफ से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा INC जो 20A फॉर्म है, फॉर्म, ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है जमा करवाने का 180 दिन के अंदर या 6 मंथ के अंदर जो आरओसी के पास जमा करवाना होता है। ठीक है, यदि कंपनी 6 मंथ में या 180 दिन के अंदर कंपनी यदि आरओसी के पास जमा नहीं करवाती है तो डिक्लेरेशन, तो इस दौरान जो आरओसी है उसके जो कंपनी का नाम है उसको क्या कर सकती है? स्टक ऑफ कर सकती है। ठीक है, इसको राइट मिल जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन 10A। हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10A तक डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।